हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमा शंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग स्थल मंडल पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने भूगर्भ शास्त्र की एक श्रृंखला शुरू किए हुए थे, जिसके 2 लेक्चर्स आ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर विस्तार से चर्चा किया है और उसके बाद चट्टानों पर, रॉक्स पर विस्तार से चर्चा किया हुआ है। आज के इस सेशन में स्थल मंडल लिथोस्फीयर पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके अलावा हम लोग सागर नितल प्रसार को भी एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद के लेक्चर में मैं आपको बता देता हूं कि जो महाद्वीपीय विस्थापन वाले सिद्धांत हैं उनको और आगे बढ़ाएंगे। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आइए फटाफट चालू करते हैं। इसमें हम लोग आज स्थल मंडल पर आगे भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग महाद्वीपीय महासागरी की उत्पत्ति कैसे हुई है, महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई, महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई, इन पर भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद अंतरजात बल और बहिर्जात बल, इन पर भी चर्चा करेंगे, जिसकी वजह से भू संचलन होता है। यहां से वहां पर भू की जो हमारी जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है और निचली सतह है, इसमें कॉन्टिनेंट कैसे आगे बढ़ रहे हैं, किन कारणों की वजह से आगे बढ़ रहे हैं, अपर्दन, मृदा अपर्दन, अपक्षय, ये सब क्या होते हैं, अनाच्छादन, ये सब इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। स्थलाकृतियों को पढ़ेंगे। तो ये सब हमारे लेक्चर्स आगे आएंगे। आज हम लोग स्थल मंडल पर चर्चा करेंगे। क्या होता है लिथोस्फीयर, स्थल मंडल? तो ये शैलों से निर्मित पृथ्वी के भूभाग हैं। शैलों से निर्मित पृथ्वी के भूभाग हैं। और जो शैल चट्टान होता है, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा है, ठीक। इसके अंतर्गत क्या आता है? पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग जिसको भूपर्पटी कहते हैं। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था भूपर्पटी, मेंटल और कोर। भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड, ये जो हैं ये 3 बृहद मंडल हैं। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। तो जो सबसे ऊपरी संरचना है उसको क्रस्ट बोलते हैं, उसको भूपर्पटी बोलते हैं। और जो मेंटल का ऊपरी वाला हिस्सा है, मेंटल का ऊपरी हिस्सा, इन दोनों को संयुक्त रूप से ही हम लोग स्थल मंडल बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि स्थल मंडल आपको एक्सप्लेन करने को आएगा तो आपको ये बताना है कि पूरा का पूरा क्रस्ट जो हमारे भूपर्पटी है वो, और जो मेंटल का ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी मेंटल जिसको बोलते हैं, इनको संयुक्त रूप से हम स्थल मंडल बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। इसकी जो मोटाई है लगभग 30 से 100 किलोमीटर की होती है ऑन एन एवरेज। 30 से 100 किलोमीटर तक हमने आपको बताया था। हम लोग अंदर पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम लोग उसके केंद्र की तरफ जा रहे थे और रेडियस, मैंने उसकी त्रिज्या आपको लगभग मैंने 6000 के आसपास, 6371 किलोमीटर के आसपास बताई थी, ठीक है। तो इसी श्रृंखला में 30 से 100 किलोमीटर की मोटाई होती है हमारे स्थल मंडल, हमारे लिथोस्फीयर की, ठीक। लेकिन महाद्वीपों में यह मोटाई जो है 30 किलोमीटर और महासागरों में 5 से 10 किलोमीटर के मध्य होती है। यह आपको नोट कर लेना है और याद कर लेना है कि अगर हम लोग महाद्वीपों की बात करें तो 30 किलोमीटर तक, क्योंकि महाद्वीप क्या होते हैं, महासागर से ऊपर होते हैं, है ना, उनकी हाइट काफी ऊपर होती है, उसमें फिर पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो उसकी हाइट लगभग 30 किलोमीटर तक हो जाती है। और महासागरों में यही जो मोटाई होती है 5 से 10 किलोमीटर होती है। और पूरे लिथोस्फीयर की एक औसत जो मोटाई है वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास, मतलब 30 से 100 किलोमीटर के आसपास होती है। 30 से 100 किलोमीटर। आपको डायग्राम इस तरीके से बनाना है, ठीक। ये देखो, ये 0 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक हम लोग पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच गए, ठीक है। पहले आपको 3 बृहद मंडल याद थे, सबसे ऊपर क्रस्ट, बीच में मेंटल, उसके बाद क्रोड या कोर बोलते हैं, ठीक। यहां पर आपको देखो, ये है महाद्वीप,
जो कि ऊपर है। ये है महासागर, ये वाला हिस्सा महासागर। इसके नीचे भी काफी ठोस अवस्था में एक प्लेट पाई जाती है। ठीक, यहां से लेकर के ये आप देखोगे ये लगभग 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। इसी एरिया को लिथोस्फीयर बोलते हैं। इसी को हम लोग लिथोस्फीयर, इसी को हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। इसको और क्या कह सकते हैं? दृढ़ स्थलीय भूखंड। दृढ़ स्थलीय भूखंड जो कि भूपर्पटी प्लस ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल, इनका संयुक्त रूप है। इन दोनों के संयुक्त रूप को ही स्थल मंडल कहते हैं। उसके बाद आप देखिए क्या हो रहा है। उसके बाद का ये वाला जो जोन है इसको हम लोग एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। एस्थेनोस्फीयर, इसको दुर्बलता मंडल कहते हैं। दुर्बलता मंडल कहते हैं। ये अर्ध ठोस होता है। ये वाला ठोस है, ये वाला अर्ध ठोस कहलाता है। आप इसे नोट करिए, समझिए। ये दृढ़ स्थलीय भूखंड है, काफी ठोस है। और ये क्या है? ये दुर्बलता मंडल अर्ध ठोस है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मेजोस्फीयर आएगा और उसके बाद अंदर की जो मंडल को बोलेंगे गंभीर मंडल बोलेंगे। इस तरीके से यहां पर इस थ्योरी को समझाया गया है। क्लियर? इसे नोट डाउन कर लीजिए। यहां पर आप समझिए ये 0 किलोमीटर है। 0 से पृथ्वी, ये जो है हमारी महासागर की ऊपरी सतह से, ये मैंने आपको बताया था यहां पर जो मोटाई है लगभग 5 से 10 किलोमीटर की है। और यहां पर अगर महाद्वीपों की बात करेंगे तो लगभग 30 किलोमीटर। ये यहां आपको बताया मैंने 5 से 10 और ये 30 किलोमीटर। और जो टोटल लिथोस्फीयर की जो हमारी मोटाई है वो कितनी है? 100 किलोमीटर। ठीक है, अभी एक और डायग्राम बताऊंगा, उसमें और क्लियर होगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। यहां पर देखिए, इसे हमने पहले लेक्चर में देखा था कि ये हमारा ऊपर वाला ये जो हिस्सा है ये मेंटल, ऊपर वाला ये क्रस्ट है और इसके नीचे जो है ये कोर है। हमने यहां पर इसको हमने इनर कोर बोला, आंतरिक क्रोड, ये हमारा बाह्य क्रोड। इसके बाद ये जो मेजोस्फीयर वाला हिस्सा है ये पूरा मेंटल है। और यहां पर आप देख रहे हो मेंटल का ये ऊपरी भाग है और ये क्रस्ट है। इन दोनों को जोड़ के ही हमने क्या बोला है? स्थल मंडल बोला है। ठीक है, ये देखो, लिथोस्फीयर इज अपर मोस्ट मेंटल प्लस क्रस्ट। ध्यान रखोगे, यहां पर भी क्लियर दिख रहा है आपको। यहां पर ये ओसीन है, पूरा ये वाला पूरा ओसीन है, महासागर है। ये कॉन्टिनेंट है, हमारे महाद्वीप है। यहां पर आप देख रहे हो ये जो हिस्सा ये ऊपरी मेंटल है। और यहां तक की बात जो कर दे रहा है कि ये 100 किलोमीटर तक हमारा स्थल मंडल है और नीचे जो है ये वाला एस्थेनोस्फीयर है जो कि मेंटल का ही पार्ट होता है। क्लियर है? अब हम लोग यहां पर स्थल मंडल का विभाजन करते हैं कि स्थल मंडल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला महाद्वीपीय स्थल मंडल और दूसरा महासागरीय स्थल मंडल। स्थल मंडल को 2 भागों में विभाजित किया गया, महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल मंडल। महासागर है तो महासागर के नीचे भी स्थल मंडल है। ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा महासागर पानी से भरा है तो उसके नीचे कोई जमीन नहीं होगी, स्थल नहीं होगा। जो महासागर के नीचे जो ठोस अवस्था में जो एक पूरी की पूरी लेयर है उसी को महासागरीय स्थल मंडल कहते हैं। और महाद्वीपीय स्थल मंडल आपको पता है। ठीक, ये दोनों किसके भाग हैं? ये सब स्थल मंडल के भाग हैं। ये सब आपके लिथोस्फीयर के भाग हैं। इसी को हमने डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हम लोग महासागरीय स्थल मंडल को देख रहे हैं। क्लियर है? ये इसी तरीके से आप लिखोगे नोट्स के फॉर्म में। मैंने काफी इधर उधर से अरेंज करके, कलेक्ट करके, मैंने कंप्रेस करके और बहुत अच्छे वे में आपके पास लेकर के आया हूं। सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप आपको बहुत
अच्छे से समझ में आएगा और मजा आएगा। देखिए, यह महासागरीय क्रस्ट से निर्मित है। महासागरीय क्रस्ट से, क्रस्ट क्या है? भूपर्पटी। और भूपर्पटी का जो हमने थिकनेस देखा था वो 30 किलोमीटर तक आपको बताया था मैंने, ठीक। तो ये महासागरीय क्रस्ट से निर्मित है जिसका घनत्व महाद्वीपों से अधिक होता है। ये समझिए आप, मैंने बोला था घनत्व जो है भूपर्पटी से नीचे जा रहे हैं हम लोग तो घनत्व बढ़ रहा है, घनत्व बढ़ रहा है। महासागर कहां पर है? लगभग महासागर, ये देखो ओशियन क्रस्ट, इसमें क्लियर दिख रहा है। ये वाला जो क्रस्ट है, ये वाला क्लियर देखो यहां पर, ये वाला जो क्रस्ट है ये महासागरीय क्रस्ट है, ये महासागरीय स्थल मंडल है। इसके ऊपर ये पूरा पानी भरा हुआ है, ये पूरा, इसी को बोलेंगे ओशियनिक क्रस्ट। ये पूरा यहां पर देखो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और उसके ऊपर पर्वत वगैरह हैं, पठार वगैरह हैं, इसको हम लोग बोलेंगे महाद्वीपीय क्रस्ट, महाद्वीपीय क्रस्ट। और इसको हम लोग बोलेंगे महासागरीय क्रस्ट जिसके ऊपर पानी है और इसके ऊपर पर्वत पठार है। तो आपको यह समझना है कि जो स्थल मंडल है वो महासागर के नीचे है और ये महाद्वीपीय स्थल मंडल जो है ये महाद्वीप जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं उनके नीचे है। क्लियर है? अब आप एक बात बताओ, ये इसके कंपेयर में ये थोड़ा ऊपर हाइट ज्यादा है तो इसका घनत्व ज्यादा होगा इसके कंपेयर में, तो हम लोग बोलेंगे महाद्वीपीय स्थल मंडल का घनत्व जो महाद्वीपीय स्थल मंडल हैं उनका घनत्व महासागरीय स्थल मंडल के कम होगा, मतलब महासागरीय स्थल मंडल का घनत्व ज्यादा होगा। क्लियर है? यहां पर वापस आते हैं तो महाद्वीपों से अधिक है घनत्व किसका? महासागरीय स्थल मंडल का। मुख्यतः किससे बने हैं? बेसाल्ट से निर्मित है, जहां पर सीमा की अधिकता है। सीमा मैंने आपको बताया था, सियाल और मैग्नीशियम, ठीक है, सियाल और मैग्नीशियम की अधिकता है। ये इन तत्वों की अधिकता पाई जाती है हमारे महासागरीय स्थल मंडल में, सीमा की, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था सबसे ऊपर सियाल, नीचे वाला सीमा, उसके बाद नीफे। भूपर्पटी जो है उसी को सियाल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भूपर्पटी में सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे तत्वों की अधिकता है। और अगर मेंटल की बात करते हैं तो वहां सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम जैसे तत्वों की अधिकता है। और अगर हम लोग क्रोड की बात करें तो वहां नीफे, निकिल और फेरस, आयरन जैसे तत्वों की अधिकता है। ये याद करोगे, पहला लेक्चर देखोगे, ठीक। अधिकता होती है इस स्थल मंडल में महाद्वीपीय मग्न तट, ये हम लोग महासागरीय स्थल मंडल की बात कर रहे हैं तो यहां पर महाद्वीपीय मग्न तट बनते हैं, महाद्वीपीय मग्न ढाल बनते हैं अंदर ही अंदर, और महासागरीय मैदान भी बनते हैं, मतलब सागर के अंदर मैदानी क्षेत्र, सागर के अंदर मग्न तट, सागर के अंदर मग्न ढाल, सागर के अंदर खाइयां, इनका विस्तार है। इन सब चीजों से हमारा महासागरीय स्थल मंडल बना है। नोट कर लीजिए। अब अगर बात करते हैं महाद्वीपीय स्थल मंडल की तो यह महाद्वीपीय क्रस्ट से निर्मित है, ये महाद्वीपीय क्रस्ट से निर्मित है। इसका घनत्व तुलनात्मक रूप से कम है, किससे? महासागरीय स्थल मंडल से इसका घनत्व कम होता है। निर्माण जो है ग्रेनाइट से हुआ है लगभग, जहां पर सियाल की अधिकता है, अभी बताया मैंने, सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम। चूंकि यह क्रस्ट है तो सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होगी, चूंकि वो मेंटल है तो सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होगी, ठीक। इस स्थल मंडल में भूगर्भिक हलचलों के कारण पर्वत, पठार, मरुस्थल, हिमनदों का विस्तार पाया जाता है। भूगर्भिक हलचल ये क्या होते हैं? भूगर्भिक हलचल में भूकंप वगैरह आएंगे, अंतर्जात बल, बहिर्जात बल जो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, वो सब कुछ यहां पर इसको बनने के लिए हेल्पफुल करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या भूगर्भिक हलचलों से क्या क्या बना इस स्थल मंडल में? कहां पर? महाद्वीपीय स्थल मंडल में क्या क्या बन रहा है? पर्वत, पठार, मरुस्थल, हिमनद, इनका विस्तार है। महासागरों में महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, महासागरीय मैदान
और महासागरीय खाइयों का विस्तार है, इन सब का निर्माण हो रहा है। तो महासागरीय और महाद्वीपीय स्थल मंडल क्लियर हो गया होगा। चलिए इसे आप लोग समझ लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं सिद्धांतों की। महाद्वीपीय एवं महासागरीय उत्पत्ति में कुछ सिद्धांत आए। ठीक, उत्पत्ति में कुछ सिद्धांत आए। कुछ साइंटिस्टों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि जो महाद्वीप हैं, महासागर हैं, इनके जो स्थल मंडल हैं वो विस्तार कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो इनके पक्ष में, विस्तार के पक्ष में, प्रवाह के पक्ष में सिद्धांत कौन कौन से आए? एक टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना आया, फिर अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत आया, उसके बाद प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत आया और सागर नितल प्रसरण आया। ये सब किसके पक्ष में है? कि यहां पर महाद्वीपीय विस्थापन होता है, एक दूसरे से महाद्वीप जो है दूर जा रहे हैं। पर कुछ वैज्ञानिकों ने इसके अपोजिट में, पक्ष में अपनी बात रखी, जिसको हम लोग संकुचन का सिद्धांत कहते हैं। तो यहां पर हमने दो सिद्धांत देख रहे हैं, दो टाइप के, एक तो महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत और एक महाद्वीपीय संकुचन का सिद्धांत। ठीक, ये सब परिकल्पनाएं हैं, कल्पना पर आधारित होता है परिकल्पना, तो ज्यादातर चीजें सही होती हैं, बहुत सारी चीजें गलत भी होती हैं। ठीक है, तो आप आगे देखिए। संकुचन के सिद्धांत में लॉर्ड केल्विन, लैपवर्थ व लव परिकल्पना, फिर चतुष्फलक परिकल्पना इसके पक्ष में अपनी बात रखते हैं। ठीक है, हमको क्या पढ़ना है? हमको वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह अच्छे से पढ़ना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत अच्छे से पढ़ना है और सागर नितल प्रसरण अच्छे से पढ़ना है। मतलब ज्यादातर सर्वमान्य विश्व में किसको दिया गया? प्रवाह के सिद्धांत को दिया गया। सर्वमान्यता किसको दी गई? प्रवाह के सिद्धांत को दी गई। ठीक है, कि महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को हम लोग शुरू करेंगे ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन्स के अंदर। चलिए, वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जो कि 1912 में प्रतिपादित किया गया था अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। यहां पर मैं अल्फ्रेड वेगनर के बारे में बताता हूं कि अल्फ्रेड वेगनर जो हैं वो कोई भूगर्भिक शास्त्र नहीं थे। उनको किसकी जानकारी, वो किसके साइंटिस्ट थे? तो वो पर्यावरणविद थे, पर्यावरणविद थे। ठीक है, पर्यावरणविद हैं ये, जो कि किस चीज की रिसर्च कर रहे थे? जो हमारे पर्यावरण चेंजेस हो रहे हैं, एटमॉस्फेयर, हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उस पर रिसर्च कर रहे थे। और रिसर्च करते करते इन्होंने महाद्वीपीय सिद्धांत दे दिया। ठीक, इन्होंने क्या देखा? इन्होंने अपनी सिद्धांत में कहा कि हमारा पूरा का पूरा पृथ्वी, जिसमें कई लाखों वर्ष पूर्व हमारा महाद्वीप एक स्थल खंड था, जो हम अभी 7 महाद्वीप पढ़ते हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, ये सब इतने दूर दूर ना हो करके एक साथ समाहित थे, जिसका नाम उन्होंने पेंजिया दिया। क्या नाम दिया? पेंजिया। क्लियर है? और ये स्थलखंड था, पूरा का पूरा जुड़ा हुआ था, और जो आसपास पूरा का पूरा महासागरीय क्षेत्र है, एक स्थलखंड, उसके चारों तरफ महासागर, इसको इन्होंने पैंथालासा नाम दिया। पैंथालासा टर्मिनोलॉजी जिन साथियों ने इसके पहले नहीं सुनी है, थोड़ा टफ लगेगा, पर आप एक दो बार पढ़ोगे तो आप हैबिचुअल हो जाओगे और इस टर्मिनोलॉजी से जल्दी से आप समझ पाओगे। ठीक, एक दो बार पढ़िएगा। तो यहां पर देखो, पहले तो इन्होंने बोला कि जो स्थलखंड है, सारे महाद्वीप जो जुड़े हुए हैं, वो पेंजिया कहलाएगा, और उसके बाकी का जो क्षेत्र है वो पैंथालासा कहलाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो कार्बोनिफेरस युग है, उस युग में
क्या होता है, कुछ बलों के द्वारा, कुछ फोर्सेस के द्वारा इस स्थलखंड का, इस पेंजिया का विखंडन होता है और ये दो भागों में टूट जाता है। ये दो भागों में टूट जाता है। कैसे टूटता है देखो, ठीक, दो भागों में टूट गया। पैंथालासा चारों तरफ का है, इन दो भागों के बीच में ये आप देख रहे हो एक महासागर का निर्माण होता है। इसको इन्होंने जो नाम दिया, इसका नाम था टेथिस सी, टेथिस सागर। इस पेंजिया का जो दक्षिण वाला भाग है, ऊपर उत्तर नॉर्थ, नीचे दक्षिण साउथ, इसका नाम इन्होंने गोंडवाना लैंड रखा। और ऊपर वाले का नाम इन्होंने लॉरेसिया रखा। क्या नाम रखा, लॉरेसिया। जिसको किसी किसी बुक में अंगारा लैंड भी कहते हैं। ठीक, ऊपरी वाला हिस्सा जो है, उत्तर वाला भाग लॉरेसिया, अंगारा लैंड, और निचला जो हिस्सा है, दक्षिणी वाला भाग गोंडवाना लैंड। इस दो भागों में यह हमारा जो पेंजिया है यह टूट जाता है और इनके बीच में जो सागर का निर्माण होता है उसको टेथिस सी, टेथिस सागर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये किसने बताया, ये अल्फ्रेड वेगनर ने बताया। इसे नोट कर लो। अब यहां पर देखो, अब ये जो हमारा पेंजिया है इस तरीके से जुड़ा हुआ है, यहां पर टेथिस ओसिन बनना चालू हो गया है, धीरे धीरे इसका विखंडन हो रहा है और आज प्रेजेंट स्थिति अगर देखेंगे तो यहां पर आप देखो ये टूट के 7 कॉन्टिनेंट, बड़े महाद्वीपों में विभाजित हो गया। इस वाले कॉन्टिनेंट को हम लोग नॉर्थ अमेरिका, इस वाले को साउथ अमेरिका, इसके बीच में अटलांटिक ओशियन, आंध्र महासागर का निर्माण हो गया। इसके बाद इसको अफ्रीका बोलते हैं। इसके बाद ये यूरेशिया है, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया के स्थलखंड जो हैं वो जुड़े हुए हैं, इसलिए उसको हम लोग एक कॉन्टिनेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन हमने डिवाइड किया है अपने किस हिसाब से, पॉलिटिकल व्यूज के हिसाब से। ठीक है, तो हमने यूरोप को और एशिया को अलग अलग कर दिया। ठीक, बाकी वो दोनों लगभग जुड़े हुए हैं, जिसको यूरेशिया नाम दिया। ये अफ्रीका है, यहां पर आपको मेडागास्कर दिख रहा है और इसके पीछे ऑस्ट्रेलिया वाला भूखंड भी है। तो ये हमारी प्रेजेंट स्थिति हो गई महाद्वीपीय विस्थापन के बाद। ठीक, यहां पर देखो सबसे पहले पर्मियन जो हमारा युग था 225 मिलियन ईयर एगो, 225 मिलियन साल पहले, ये देखो पेंजिया काफी जुड़ा हुआ है, टूटना चालू हुआ कार्बोनिफेरस युग में। उसके बाद 200 मिलियन ईयर के बाद यहां पर देखो कुछ कुछ ये टूटना चालू हुआ, ये लॉरेशिया में कन्वर्ट हो गया, ये गोंडवाना लैंड में कन्वर्ट हो गया। लॉरेशिया ऊपर वाला पार्ट है और गोंडवाना लैंड जो है वो नीचे वाला पार्ट है। ये लॉरेशिया, ये गोंडवाना लैंड। उसके बाद लॉरेशिया का भी विखंडन यहां से हो रहा है और यहां पर गोंडवाना लैंड के भी टुकड़े होने चालू हो गए। उसके बाद यहां पर कुछ क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, लगभग 65 मिलियन ईयर पहले यहां पर काफी दूर दूर हो गए हैं, जो स्थलखंड है काफी टूट चुके हैं और प्रेजेंट में हमने देखा कि ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में बदल गए। इसको हम लोग बोलते हैं यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। ठीक, कोई भी चीज कंफ्यूज मत होना, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं जरूर जवाब दूंगा आपका। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हो गया, ये हमारा हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा हो गया साउथ अमेरिका, ये हो गया अफ्रीका, इसको पूरा बोलेंगे यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, और ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ये हमारे प्रेजेंट के महाद्वीप हैं। प्रेजेंट में स्थलखंड कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। बाकी पूरा जो महासागर है यहां पर आपको पता ही है, ये अटलांटिक, आंध्र महासागर, ठीक, यहां हिंद महासागर,
बाकी इधर का जो क्षेत्र है ये जो है ये प्रशांत महासागर। ठीक है, इस तरीके से हमारा स्थलखंड जो है हमारे लिथोस्फियर वो दो भागों में जो हमने डिवाइड किया है, एक तो स्थलखंड है और महासागरी है। ठीक है, महासागर और महाद्वीपीय स्थलखंड अलग अलग हो गए। अब अल्फ्रेड वेगनर की जो स्टोरी थी, उन्होंने क्या क्या बोला था उसको मैंने यहां पर अरेंज किया है उनके अनुसार। किसके अनुसार? अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार। ये जो विखंडन की शुरुआत है ये कहां से हुई है? कार्बोनिफेरस युग से हुई है। कार्बोनिफेरस युग से हुई है, ऐसा किसने कहा? अल्फ्रेड वेगनर ने कहा। और यहीं पर दूसरे साइंटिस्ट घेर लेते हैं। ठीक है, कि मतलब उसके पहले जो युग थे, उसके पहले पेंजिया जो आपस में जुड़ा था वो किस बल के द्वारा जुड़ा था। तो इनकी बातों को काटना चालू किया जाता है दूसरे वैज्ञानिकों के द्वारा। जो भूगर्भिक वैज्ञानिक हैं वो इनको अटैक करते हैं कि अपनी बातों को एक्सप्लेन करिए। तो इन्होंने कहा कार्बोनिफेरस युग में संसार के सभी महादेश, जो सभी महादेश हैं वो एक साथ एकत्रित होकर के एक स्थलखंड के रूप में विद्यमान थे। वेगनर के अनुसार इन्हें पेंजिया कहा जाता है। और जो जल भाग था उसको इन्होंने पेंथालासा नाम दिया। पेंजिया का जो विभाजन है कार्बोनिफेरस युग में प्रारंभ हुआ। इसका एक भाग अंगारा लैंड लॉरेशिया तथा दूसरी भाग को हम लोगों ने गोंडवाना लैंड कहा है। जो अंगारा लैंड है वो उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा है और गोंडवाना लैंड दक्षिण की ओर प्रवाहित होना चालू हो गया है। ठीक, उसके बाद इन दोनों स्थानीय भागों के बीच में एक उथला संकीर्ण महासागर खुला जिसको हम लोग टेथिस सी, टेथिस सागर के नाम से जानते हैं। ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की, शब्दों में मैंने यहां पर आपको बता दिया। इसको नोट कर लीजिए और समझ के याद कर लीजिए। अब बात करते हैं कि ये जो अल्फ्रेड वेगनर हैं ये पेंजिया के टूटने के क्या कारण दिए। पेंजिया किन बलों के द्वारा टूटा? तो उन्होंने 3 बलों की एक्सप्लेनेशन की। पहला जो बल उन्होंने बोला गुरुत्व बल, दूसरा उन्होंने बोला प्लवनशीलता का बल, फोर्स ऑफ बायंसी, और तीसरा ज्वारीय बल। ये 3 कारण दिए वेगनर ने जो पेंजिया है उसके टूटने का, उसके विखंडन होने का और उसके विस्तार का। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया है, ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसके लिए इन्होंने 3 महत्वपूर्ण कारण बताए। एक कारण था गुरुत्व बल, एक कारण था प्लवनशीलता और एक कारण था ज्वारीय बल कारण था। क्या होता है ज्वारीय बल? आप लोगों ने नाम सुना होगा, ज्वार और भाटा। किस वजह से होता है? चंद्रमा क्या और पृथ्वी का अपना आपस में एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। पृथ्वी जो है चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करके रखा है गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। अब चंद्रमा कोई छोटा मोटा वस्तु तो है नहीं, उसका भी अपना खुद का बहुत बड़ा द्रव्यमान है, तो उसने भी यहां से एक आकर्षण बल अपनी ओर लगा रखा है और वो चक्कर लगा रहा है। तो अगर वो हमारी पृथ्वी पर भी आकर्षण बल लगाएगा तो जो दुर्बल चीजें हैं जैसे कि जलखंड जो हमारे हैं, महासागर हैं, वो जल आकर्षण को आकर्षण के प्रवाह में आकर के वो ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ज्वार और भाटा हमारे महासागरों में आते हैं। अगर ज्वार भाटा आएंगे और स्थलखंड उसके ऊपर अगर आएगा, क्योंकि स्थलखंड के नीचे भी लिक्विड वाला क्षेत्र है जल जैसा, तो क्या होगा, ये उस पर एक बल लगाएंगे और पेंजिया का विखंडन होगा, प्रवाह होना चालू होगा। क्लियर? ये कारण क्लियर। अब गुरुत्व बल उन्होंने बोला क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। उसके बाद प्लवनशीलता, फोर्स ऑफ बायंसी, ये मैंने आपको फिजिक्स में समझाया है। फिजिक्स का लेक्चर देखिएगा, वहां पर मैंने आपको बताया है उत्प्लावन बल। जब किसी ठोस वस्तु को जल में हम लोग डालते हैं और अगर वो तैरती है तो हम कहते हैं नीचे से एक बल लग रहा है जिसको उत्प्लावन बल कहते हैं, और वह उत्प्लावन बल उतना ही होता है जितना कि उस वस्तु के द्वारा जल भूभाग हटाया गया है, और उस जल भूभाग का जो द्रव्यमान होता है उतना ही द्रव्यमान का एक बायंट फोर्स ऊपर लगता है जिसको उत्प्लावन बल कहते हैं। वही बल जो होता है यहाँ फोर्स ऑफ बायंसी, वेगनर ने उसी बल की जिक्र की है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 3 कारण बताए थे और इन्हीं 3 कारणों में भी वेगनर को घेर लिया जाता है। ठीक है, बताऊंगा मैं अभी आगे।
वेगनर ने कहा कि पेंजिया का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अंगारा लैंड, लॉरेसिया, उसी से उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया तथा दक्षिणी भाग जो है गोंडवाना लैंड, उसी से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत आप लोग हर जगह पढ़ते होंगे ज्योग्राफी में, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है मध्य प्रदेश, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है ये वो। तो प्रायद्वीपीय भारत किस भूभाग का क्षेत्र है? तो ये जो हमारा गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, गोंडवाना का हिस्सा है कौन? प्रायद्वीपीय भारत। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका इसके अंतर्गत शामिल होते हैं गोंडवाना लैंड के। क्लियर होना चाहिए एक एक पॉइंट। पेंजिया 3 परतें हैं ऐसा अल्फ्रेड वेगनर बोल देते हैं। तो 3 परतें। ऊपरी परत को उन्होंने सियाल का नाम दिया, सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता। उसके नीचे की जो परत है जिसको मध्यवर्ती भाग कहा उन्होंने सीमा कहा, सियाल, सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। उसके बाद जो केंद्र का भाग है, सबसे आंतरिक भाग जिसको उन्होंने नाम दिया उसको नीफे नाम दिया, निकिल और फेरस, निकिल और आयरन। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि जो महाद्वीपीय भाग सियाल है बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रहा है, सीमा पर तैर रहा है, ऐसा इन्होंने कहा। जो सियाल है जिसको आज हम लोग भूपर्पटी के नाम से जानते हैं, सियाल जो भूपर्पटी है वो क्या हो रहा है? तैर रहा है, मेंटल के ऊपरी भाग पर तैर रहा है, मेंटल में तैर रहा है, ऐसा इन्होंने कहा। कि सबसे ऊपरी भाग है दृढ़ है, ये वाला डायग्राम मैंने जो बताया था आपको, ये वाला, ये है दृढ़ स्थलीय भूखंड, और ये नीचे वाला जो एस्थोनोस्फीयर इन्होंने बताया था, ये दुर्बलता मंडल, अर्धठोस बताया। इन्होंने यही कहा कि इस अर्धठोस पर ये जो हमारा स्थल खंड है वो तैर रहा है। ऐसा किसने कहा? वेगनर ने कहा। ये ध्यान रखोगे। ठीक, इतनी बात क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। अब सिद्धांत के पक्ष में इन्होंने प्रमाण दिया। बिना प्रमाण के कोई मानेगा तो है नहीं, इनके प्रमाण काफी पुख्ता थे, तभी तो हमको वेगनर का थ्योरी जो है पढ़ना पड़ रहा है। कितनी सच्चाई थी, कितनी मतलब सच्चाई में कमी है, वो सब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे जब हम लोग महाद्वीपीय सिद्धांत, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तन की थ्योरम ही है। ठीक, तो पहला इन्होंने बोला कि भौगोलिक एक रूपता, ये पहला पक्ष दिया इन्होंने, पहला इन्होंने तर्क दिया प्रमाण में। ठीक, जिग्सा फिट, ये वर्ड याद रखना, ये हिंदी में ऐसे पूछ सकता है, जिग सा फिट, ऐसे पूछ देगा 3 मार्कर में, तो इस वर्ड को याद रखोगे। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं थोड़े से इंग्लिश के टर्म्स भी पढ़ते चलेंगे, क्योंकि 3 मार्कर में इंग्लिश को ही कन्वर्ट करके इंग्लिश बना करके डाल दिया जाता है, बड़ी दिक्कत होती है। ठीक, भौगोलिक एकरूपता में उन्होंने बोला कि जो आंध्र महासागर है, आंध्र महासागर, ये आप देखो यहां पर, ये वाला आंध्र महासागर, इसके दोनों ओर आप देख रहे हो, अगर हमने जोड़ा तो ये जो अफ्रीका का जो ये वाला हिस्सा है, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में घुस जाएगा, तो काफी समरूपता आ रहा है। ये वाले भूखंड आपस में जुड़ जाएंगे, यहां पर एक दूसरे से जोड़ करके समरूपता, इन्होंने जिग्सा थ्योरी बताया, इसके पक्ष में बोला कि काफी समरूप है। ठीक, तो इन्होंने बोला आंध्र महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक साम्य रूपता का पाया जाना, इसके पक्ष में इन्होंने पहला पॉइंट दिया। दूसरा पॉइंट दिया भू आकृतिक साक्ष्य, भू आकृतिक साक्ष्य, उसमें इन्होंने कहा जो मैक्सिको की खाड़ी है उसका जितना क्षेत्रफल है, मैक्सिको की खाड़ी यहां पर देखो, ये मैक्सिको की खाड़ी का जो क्षेत्रफल है, यहां पर वेस्ट इंडीज वगैरह आप देख सकते हो, यहां पर जितने भी आइलैंड्स हैं उनका जो क्षेत्रफल है लगभग उतना ही है। अगर इसके अंदर हम लोग फिल कर दें, अगर हम लोग इस सभी आइलैंड्स को मर्ज करके इस मैक्सिको की खाड़ी में डालने की कोशिश करें तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? फिल हो जाएंगे। तो इन्होंने दूसरा पक्ष दिया, क्या? प्रमाण भू आकृतिक साक्ष्य। ऐसे हेडिंग्स भी आप बताना, कुछ लोग क्या करते हैं सीधे सीधे पॉइंट्स लिखते चले जाते हैं, ये आप हेडिंग भी लिख सकते हो कि कौन कौन से साक्ष्य थे।
तो आपका भू आकृतिक साक्ष्य मैक्सिको की खाड़ी का जो क्षेत्रफल है लगभग उतना ही क्षेत्रफल पूर्व में स्थित द्वीपों के क्षेत्रफल में सम्मिलित है। ठीक। भूगर्भिक साक्ष्य में देखो, आंध्र महासागर के दोनों तटों के जो कैलिडोनियन तथा हर्सिनियन पर्वत क्रम हैं उनमें समानता है। समझो यहां पर कैलिडोनिया पर्वत है, यहां पर है, ठीक, हर्सिनियन और कैलिडोनियन पर्वत, इनमें समानता है, इनमें समानता है। इसका मतलब ये लोग बहुत सालों पहले आपस में जुड़े रहे होंगे, टूटने के बाद अलग अलग हो गए, फिर भी समानता तो होगी जब एक जैसे रहे होंगे। चौथा इन्होंने बोला जैविक साक्ष्य, ग्लोसोप्टेरिन वनस्पति का एक वनस्पति है, ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति, जो कि भारत, दक्षिण अफ्रीका, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका इन सभी जगहों पर पाए जाते हैं। इसका मतलब ये सब स्थलखंडल एक जगह हैं, जुड़े रहे होंगे, तभी तो टूट टूट करके अलग हुए हैं, लेकिन उनमें आपस में इन वनस्पतियों के पाए जाने की वजह से समरूपता इन्होंने बताया पक्ष में। उसके बाद लास्ट में इन्होंने दिया हिमानी निक्षेप। हिम निक्षेप वहीं बनते हैं जहां पर टेम्परेचर काफी कम होता है, माइनस में होता है, जैसे कि अंटार्कटिका वगैरह जो है हमारा महाद्वीपों में, 7 महाद्वीप में एक अंटार्कटिका भी है, जहां पर क्या है बहुत ज्यादा ठंड है, टेम्परेचर काफी डाउन है और वो पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। तो उसी को इन्होंने बोला कि जो हिमानी निक्षेप हैं आज भी उसके कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं भारत में, अफ्रीका में, मेडागास्कर में, इन सभी जगहों पर हिमानी निक्षेप का पाया जाना ये बताता है कि ये सारा का सारा एक स्थलखंड जिसका नाम इन्होंने पेंजिया दिया था उसी के भूभाग के ही हिस्से हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या बोला, प्रमाण दिया, वो सारे आपने देख लिए। इसके अलावा और भी इन्होंने प्रमाण दिए थे, मुख्यतः ये 5 थे जिसको मैंने आपको बता दिया, नोट कर लीजिए। ठीक, अब इनकी आलोचना मतलब शुरू हुई। जो भूगर्भिक शास्त्र के जो वैज्ञानिक थे, भूगर्भ की जो इन्होंने आप लोग समझ सकते हो कि जो भूगर्भ से रिलेटेड जो भी साइंटिस्ट हैं इनकी रिसर्च कर रहे हैं, उन लोगों ने इन पर आलोचना शुरू किया। पहला, जिग्सा फिट, जो भौगोलिक एक रूपता है, ये लोग बोल रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, अगर आप जोड़ोगे तो कुछ ना कुछ आगे पीछे है। तो हालांकि वेगनर ने बोला कि अब ये टूट रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और तरह तरह के बल इस पर आरोपित हो रहे हैं, तो कुछ स्थलखंड टूट गए होंगे, कुछ स्थलखंड चौड़े लंबे अलग अलग और भी कई कारण हो सकते हैं। तो इस चीज को इनने एग्जैक्टली नहीं बता पाया कि भौगोलिक एकरूपता एक जैसे तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, थोड़े थोड़े दिख रहे हैं कि फिट करेंगे तो हाँ फिट हो जाएगा, लाइक ऐसा। दूसरा, बल, जो इन्होंने 3 बल दिए थे उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए, और अपनी ही बातों में कॉन्ट्राडिक्ट करना चालू कर दिया। इन्होंने कहा कि प्रवाह हो रहा है, वो जो हमारा स्थल मंडल है, लिथोस्फीयर है, स्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रहा है। उसके बाद ये कहते हैं कि इस स्थेनोस्फीयर ही जो दुर्बलता मंडल है वही उसको रोक रही है। मतलब एक बात दूसरे बात को काटने वाली बात की, इसलिए यहां पर इनकी आलोचना होती है। और फिर इन्होंने कहा कि पेंजिया कार्बोनिफेरस से पहले स्थिर था, क्योंकि इन्होंने यही बात से शुरुआत की थी कि पेंजिया का विखंडन कार्बोनिफेरस युग से स्टार्ट हुआ था। तो यहां पर साइंटिस्ट ने उनसे प्रश्न पूछा कि उससे पहले कौन से बल के द्वारा ये सब जुड़े हुए थे, उसके पहले क्यों नहीं टूट गए। क्लियर है, तो इस तरीके से इनको घेरा जाता है और आलोचना होती है। उसके बाद ये बोलते हैं सियाल सीमा पर तैर रहा है, और फिर बोलते हैं कि जो सीमा है वो सियाल पर रुकावट पैदा कर रही है। जो सियाल जो हमारी है सीमा के ऊपर वो तैर रही है, और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि वो रुकावट पैदा कर रही है। इस तरीके से इनकी बातों की आलोचना होती है, और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो अल्फ्रेड वेगनर का है उसको खारिज करते हुए और नए साइंटिस्ट आते हैं, प्लेट विवर्तन की थ्योरम वगैरह देते हैं। इसके अलावा एक और सिद्धांत आज आप देख लीजिए, सागर नितल प्रसार सिद्धांत। यह कब दिया गया? 1960 में दिया गया था, हैरी हेस के अनुसार। हैरी हेस कहते हैं कि सिर्फ महाद्वीप ही नहीं बल्कि महासागर नितल भी प्रसार हो रहा है। मतलब जो हमारे महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं,
महाद्वीपों का प्रसार हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ महाद्वीपों का प्रसार नहीं हो रहा है, महासागर के अंदर जो स्थलखंड है उनका भी प्रसार हो रहा है। ये किसने कहा? ये हैरी हेस ने कहा। कब कहा? 1960 में कहा। ठीक है, फिर से देखिए, महाद्वीप ही नहीं वरन महासागर नितल, महासागर के नीचे वाला जो खंड है, स्थल खंड है, उनका भी प्रसार हो रहा है। उसका क्या कारण दिया? उन्होंने कहा कि मध्य महासागरीय कटकों पर संवहन धाराओं के द्वारा पृथ्वी के मेंटल से गर्म मैग्मा ऊपर उठता है और वहां से दोनों किनारे की ओर फैलता है तथा महाद्वीपों के किनारे स्थित ट्रेंच में जाकर के विलीन हो जाता है। ये समझिए, यहां पर ये डायग्राम समझिए। नीचे क्या होगा? मेंटल से क्या हो रहा है? ज्वालामुखी निकलता है। आप समझो, यहां पर लावा है, लावा भरा हुआ है। ये लावा क्या हो रहे हैं? मैग्मा जिसको हम लोग बोलते हैं, ये ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रहे हैं, संवहन धाराओं की तरह ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रहे हैं। ये जब प्रवाहित होंगे तो यहां पर कॉन्टिनेंट क्या होंगे? ये ओशिनिक क्रस्ट मतलब महासागरीय स्थलखंड हैं। ये यहां से टूट करके दूर जाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? ये ऊपर जो मैंने बनाए हैं ये कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप हैं, ये महाद्वीप हैं, ये महाद्वीप, ये महाद्वीप, और बीच में क्या है? ये सब महासागर है। ये क्या है? ये महासागर है। ठीक, महासागर में क्या हो रहा है? इसकी महासागर के अंदर की जो प्लेट है, नीचे मैग्मा, लावा के फूटने से यहां से लावा फूट करके बाहर निकलेगा और ये इसको क्या कर रहे हैं? संवहन धाराओं के द्वारा इस पर बल लगा करके इसको दूर दूर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको आप नाम याद रखना, महासागरीय क्रस्ट है, ये महासागरीय क्रस्ट है। क्लियर हो रहा है? और इसी वजह से यहां पर एक कटक का निर्माण होता है। अभी भी महासागरों में बड़े बड़े कटक हैं। कटक क्या होता है? जैसे आप लोग देखे होंगे कि हमारे यहाँ हिमालय पर्वत हैं, ठीक, ये तो हो गया महाद्वीपों पर पर्वत, लेकिन इसी तरीके से पर्वत जो काफी ऊंचे ऊंचे हैं महासागर के अंदर भी हैं, जो कि जल स्तर से बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर काफी हाइट के पर्वत हैं। उन पर्वतों को ही कटक कहा जाता है। उन पर्वतों को ही क्या कहा जाता है? कटक कहा जाता है। और उन कटक का निर्माण कैसे हुआ होगा? तो यहां पर ये महासागर के इधर ये जो है स्थलखंड एक दूसरे से दूर गए होंगे, तो लावा जो है मेंटल से बाहर निकला होगा और वो लावा जो है पर्वतों का निर्माण किया होगा। इस तरीके की थ्योरी बताई गई। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। ठीक, तो यहां पर आपको ये समझ में आ गया सागर नितल प्रसार, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद इसी प्रसरण विधि द्वारा महासागरीय तल का निर्माण होता है। ऐसा किसने कहा? सागर नितल प्रसरण में हैरी हेस ने कहा। आप इतना 5 मार्कर में लिख करके डायग्राम बना देना और ये अतः करके लिख देना, आपको पूरे 5 मार्कर मिल जाएंगे। ठीक है, 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आगे हम लोग इसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में प्लेट विवर्तन की सिद्धांत बहुत अच्छे से समझेंगे। वहां पर जो हमारा महाद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत है उसका निर्माण कैसे हुआ, कैसे वो अफ्रीका से टूट के हमारा निर्माण हुआ भारत का, और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई, उन सभी पर चर्चा हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो उससे पहले आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए और हमारा ऐप आ चुका है, इसे भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए ऐप हमारा, जहां पर आपको सारे लेक्चर्स के पीडीएफ्स अवेलेबल कराएंगे और उसके अलावा वहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, इन सभी को भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीग्राम पे आपको हम लोग डेली क्विज और इसके अलावा आपको करंट अफेयर से संबंधित हमको आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। बाकी के भी सोशल मीडिया से जुड़ जाइए। आई होप आप लोगों को पूरा लेक्चर समझ में आ रहा है। तो आप लोग खुश रहिए, खूब पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।